नेक्स्ट प्रश्न है साथियों 69। इन विच ईयर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड। 69 है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सबसे पहले तो आपको जो ये CAT है इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई थी। 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं इनके प्रशासन के साथ जो विवादित मुद्दे हैं उनको फास्ट तीव्र गति से सुलझाने के लिए कैट की स्थापना की गई थी कि जल्दी से जल्दी कर्मचारियों को तीव्र गति से न्याय मिले। लेकिन फिर भी कैट के अंतर्गत बहुत सारे लंबित मुकदमे 8-8, 10-10, 15-15 साल तक उनका निस्तारण नहीं होता है और कर्मचारी रिटायर होके निकल जाता है। तो यहाँ सवाल ये था कि जो कैट की स्थापना की गई थी वो कर्मचारियों के तीव्र मुद्दे फटाफट सुलझे, उनको फटाफट न्याय मिले, तीव्र गति से उनका निपटारा हो। और मान लीजिए यहाँ अगर कैट में वो हार जाता है तो उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएगा और हाई कोर्ट के बाद वो कैट से हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये भी एक कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कैट के निर्णय के विरुद्ध कहाँ जाएगा, तो हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। प्रारंभिक फीस जो रखी गई थी वो इसकी 50 रुपये रखी गई थी परीक्षाओं के अंतर्गत, ये भी पूछा जाता है। और कौन से अनुच्छेद में इसकी स्थापना की गई थी, तो वो 323A आर्टिकल है, उसके अंतर्गत कैट की अनुच्छेद की स्थापना की गई थी। ये भी यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ये पूछा जाता है अनुच्छेद 323A। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि कैट की जो प्रधान पीठ है, कैट की जो प्रधान पीठ है वो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 1985 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी द रेलवे रेट ट्रिब्यूनल इज सिचुएटेड, यानी रेलवे रेट ट्रिब्यूनल कहाँ स्थित है, यानी कि बात करें हम RRT की फुल फॉर्म होती है रेलवे रेट ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म होती है और ये आपके चेन्नई में स्थित है। ये आपके RRT आपके चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, याद रहे। इसके साथ एक RCT और पूछी जाती है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ये आपके न्यू दिल्ली में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ ऑप्शन आपका 70 में यानी कि 70 में रेलवे रेट ट्रिब्यूनल कहाँ पर स्थित है, तो ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 है प्रोजेक्ट संख्यम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो ये परियोजना है प्रोजेक्ट संख्यम का सीधा संबंध किससे है, तो इसका संबंध ट्रेनिंग से है साथियों, प्रशिक्षण से है। इसका संबंध ट्रेनिंग से है, प्रशिक्षण से है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ए ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य चाहिए, तो किसी भी ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए कम से कम 7 या 7 से अधिक, 7 से अधिक, 7 या कम से कम 7 या 7 से अधिक चाहिए, तो यानी कम से कम 7 सदस्य होना
जल रही है। तो ऑप्शन ए में आपके 7 सदस्य बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है। 73 बोल रहा है लेबर लॉ कम्स अंडर, लेबर लॉ कम्स अंडर, श्रम कानून किसके अंतर्गत आता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड और हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, यानी औद्योगिक संबंध, रोजगार मानक, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा। तो ये सभी ही सही हैं, ये सभी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 है। कारखाना अधिनियम के अनुसार वयस्क का अर्थ है वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति। ये आपका जो आंसर है एडल्ट, वयस्क, कारखाना अधिनियम के अनुसार वयस्क का अर्थ है वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति। तो कारखाना अधिनियम के अनुसार मैं एज फैक्ट्री एक्ट एडल्ट मीन्स ये पर्सन कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एज, वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति। ये जो कारखाना अधिनियम है इसके अनुसार यदि 14 वर्ष की आयु वो बच्चा पूरी नहीं कर पाया है, 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाया है, तो वो चाइल्ड समझा जाएगा, वो चाइल्ड समझा जाएगा। यदि कारखाना अधिनियम के अनुसार अगर वो 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर पाता है तो वो बच्चा समझा जाएगा। लेकिन यदि वो 14 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो कारखाना अधिनियम के अनुसार वह वयस्क समझा जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 75 है। आरटीआई अधिनियम से पूरी तरह से लागू है। तो ये जो आरटीआई अधिनियम है ये 12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह पूरे संपूर्ण भारत पर ये पूरी तरह लागू है। 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरी तरह लागू है। तो आपका यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन होती है। और ये संसद में 15 जून 2005 को पास हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। क्यों लागू है? आरटीआई एक्ट क्यों लागू है, क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि जो जनता है उसके काम तय समय पर हो और प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता आए और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पनपे नहीं, तय सीमा में जनता के काम हो, पब्लिक के कार्य हो, उसकी एक कार्य की तय सीमा हो कि इतने दिन में ये कार्य हो जाना चाहिए, उसके लिए आरटीआई एक्ट लाया गया। तो यहाँ आंसर आपका 12 अक्टूबर 2005 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आरटीआई का जवाब कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए? आरटीआई शुड बी रिप्लाइड विथ इन डेज टाइम। तो ये 30 दिन है साथियों, 30 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब लग जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों या इमरजेंसी कंडीशन में या किसी जीवन से जुड़े मुद्दे में 2 दिन के अंदर आरटीआई का जवाब जरूरी है, यानी 2 दिन का मतलब 48 आवर्स में। लेकिन ये कब है? जब विशेष परिस्थिति, विशेष इमरजेंसी हो, किसी जीवन से जुड़े मुद्दों पर मैटर हो, उस स्थिति में ये 48 घंटे है। लेकिन यहाँ आपका आंसर 30 दिन होगा क्योंकि ये विशेष इमरजेंसी नहीं है। विशेष परिस्थितियों में, विशेष या किसी जीवन से जुड़े मुद्दे पर यह 2 दिन के अंदर जवाब देना होता है आरटीआई को। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आरएस आचरण नियम वर्ष से लागू है, यानी आरएस कंडक्ट रेलवे सर्विस। आरएस का मतलब आर से रेलवे, एस से सर्विस, रेल सर्विस कंडक्ट रूल्स कम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर। तो ये 1966 है साथियों। आर एस कंडक्ट रूल की अपन बात करें तो ये 1966 है। और डिसिप्लिन्ड एंड अपील रूल
डिसिप्लिन एंड अपील रूल की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1968 है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 है और आरएस कंडक्ट रूल 1966 है। तो यहाँ 1966 ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है, पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना नियम आरएस आचरण नियमों के अंतर्गत आता है। मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी कम्स अंडर रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स। तो ये पूर्ण सत्यनिष्ठा यानी एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी ये आपके 3A में आता है। ये 3A में आता है, ये आपके 3A में आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। और थर्ड सी में आप जानते ही हैं, थर्ड सी में आप जानते ही हैं, थर्ड सी में आप सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय के लिए आता है और प्रॉपर्टी एंड कटरसी के लिए 3(2) आता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 3(1). ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, एक सप्ताह में गहन वर्गीकरण के तहत ड्यूटी के मानक घंटे क्या है? तो गहन के लिए अपन बात करेंगे, तो गहन के लिए इंटेंसिव के लिए पूछा है, व्हेन आर द स्टैंडर्ड हॉर्स ऑफ ड्यूटी अंडर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन ए वीक। एक सप्ताह में गहन वर्गीकरण के तहत ड्यूटी के मानक घंटे क्या है? तो व्हाट आर द स्टैंडर्ड हॉर्स ऑफ ड्यूटी अंडर इंटेंसिव क्लासिफिकेशन ए वीक। तो ये आपके इंटेंसिव के लिए 42 हॉर्स हैं और बाकी सभी के लिए 48 हैं। इंटेंसिव के लिए ये 4 होते हैं साथियों, HOER का प्रश्न है, HOER 2005 हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन। तो इसके लिए ये 2005 के लिए इंटेंसिव के लिए 4 प्रकार होता है। इंटेंसिव होता है, कंटिन्यूस होता है, EI होता है और एक्सक्लूडेड होता है। तो इंटेंसिव के लिए 42 घंटे हैं, बाकी सभी के लिए 48 घंटे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ड्यूटी रोस्टर को बदलने के लिए सक्षम प्राधिकारी PCPO साहब हैं। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, हु इज द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी टू चेंज द ड्यूटी रोस्टर। तो इनके लिए PCPO साहब हो जाएंगे, PCPO साहब हो जाएंगे। आपके जिस डिवीजन में आप हैं वहाँ के आपके PCPO का नाम भी पूछा जाता है, इसलिए जिस भी डिवीजन में आप कार्यरत हैं या जिस जोन में आप कार्यरत हैं, तो जोन में बैठता है, हेडक्वार्टर में बैठता है PCPO साहब, हेडक्वार्टर में पड़े, तो आपको PCPO का वहाँ जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो नागपुर डिवीजन का ये पेपर था, तो नागपुर डिवीजन वालों को अपने PCPO का नाम जरूर ध्यान रखना चाहिए। जिस भी डिवीजन में आप हैं या जिस जोन में आप काम कर रहे हैं वहाँ के PCPO साहब का नाम भी कई बार पूछा गया है, तो आपको वहाँ के PCPO का नाम भी ध्यान रहना चाहिए। CRB CO का भी ध्यान रहना चाहिए, रेल मंत्री का भी ध्यान रखना चाहिए, रेल राज्य मंत्री का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपका GM महोदय हैं, PCPO साहब हैं, AGM हैं, DRM हैं, जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उनके नामों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 62 पे है, HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के अनुसार कार्यालय अधीक्षक आपका कंटिन्यूस में आता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। एज पर HOER द ऑफिस सुप्रिटेंडेंट कवर्स अंडर कंटिन्यूस रोस्टर। प्रश्न नंबर 62 है, ऑप्शन ए है कंटिन्यूस में आता है। जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट होता है वो कंटिन्यूस में आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 63 है, एक 2016 से रेलवे कर्मचारी के लिए निर्धारित न्यूनतम पेंशन क्या है? तो ये 9,000 रुपये पर मंथ है साथियों, 9,000 रुपये पर मंथ है। ये मैंने खूब बताया वीडियो में, 9,000 रुपये पर मंथ है। ये मिनिमम है, न्यूनतम मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें तो
मैक्सिमम की बात करें तो 1,25,000 रुपए है। मैक्सिमम 1,25,000 है और न्यूनतम 9,000 है। दोनों आपको याद रखना, मैक्सिमम पूछे तो 1,25,000 और मिनिमम पूछे तो 9,000, दोनों आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही एक चीज और याद रख लीजिएगा, मिनिमम लेवल पूछे तो ग्रुप डी का होता है जिसकी बेसिक होती है 18,000 रुपए, और हाईएस्ट लेवल पूछे तो हाईएस्ट लेवल L18 होता है। कैबिनेट सचिव स्तर के लेवल के अधिकारी का होता है, तो उसकी जो बेसिक होती है वो 2.5 लाख होती है, 2.5 लाख होती है। तो ये L18 है, L18 की 2.5 लाख होती है और L1 की 9,000 होती है। सॉरी, L1 की 18,000 की होती है, जो ग्रुप डी की होती है, ग्रुप डी की होती है। तो यहाँ पेंशन की बात करें मिनिमम तो 18,000 के आधे कर लीजिए, 9,000 आ जाएंगे, और 2,50,000 के आधे कर लीजिए, 1,25,000 आ जाएंगे। तो ये चारों चीज आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। प्रश्न नंबर 64 है, एक वर्ष में कितने पीएनएम जोनल स्तर पर आयोजित किए जाते हैं? तो पीएनएम परमानेंट नेगोसरी मशीनरी, यानी कि स्थायी वार्ता तंत्र, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थायी वार्ता तंत्र, परमानेंट नेगोसरी मशीनरी। तो हाउ मेनी पीएनएम ऑर्गेनाइज एट जोनल लेवल इन ईयर? तो ये आपके डिवीजन में तो होती है साल में 6 बार, यानी कि बात करें तो हर दूसरे महीने में एक बार, 2 मंथ। और हेड क्वार्टर लेवल या जोनल लेवल पे होती है 4 बार होती है ये, हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार होती है, तो ये साल में 4 बार हो जाएगी। और यहाँ क्या पूछा है? जोनल लेवल पर पूछा है, तो प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन के साथ 3 बार, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन के साथ 6 बार, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन के साथ 2 बार। तो यहाँ जोनल लेवल पर पूछा है। अगर ये हेडक्वार्टर डिवीजन लेवल पर पूछते तो डिवीजन लेवल पर पे ये बी आंसर हो जाता, प्रत्येक मान्यता प्राप्त संगठन के साथ 6 बार, और ये जोनल लेवल पर प्रत्येक मान्यता संगठन के साथ 3 बार हो जाएगा। 3 बार नहीं साथियों, ये 4 बार होगा, क्योंकि 3 महीने में एक बार होता है, 3 महीने में एक बार होता है, 3 महीने में एक बार होता है, तो साल में 4 बार हो जाएगा। तो ये तो सही है, 6 बार, तो ये डिवीजन लेवल पर है। यहाँ पे जो पूछा है वो जोनल लेवल पर पूछा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, जोनल पे ये भी गलत हो जाएगा, ये जो है ये डिवीजन लेवल का है। और प्रत्येक मान्यता संगठन के साथ 2 बार, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो जोनल लेवल पर होगा ये 3 महीने में एक बार होगा और साल में 4 बार। तो 4 बार ये देखे तो ये उत्तर किसी में नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। होता ऐसे इसमें कि ये डिवीजन लेवल पर 2 महीने में एक बार और साल में 6 बार होती है। जोनल लेवल पर ये 3 महीने में एक बार और साल में 4 बार होती है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 65 है, ऑनलाइन कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र को के रूप में जाना जाता है? तो ये निवारण के रूप में जाना जाता है। ऑनलाइन एम्प्लॉइज ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज नाउन एज, ऑप्शन बी निवारण। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो 65 में यहाँ बी हो जाएगा साथियों। 66 है, रेलवे की ओर से प्रति व्यक्ति वर्ष कर्मचारी हित निधि में कितनी राशि जमा की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, मैंने पिछले वीडियो में खूब इसको रटा दिया है आप लोगों को, और रट लीजिए। एसबीएफ की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड होती है, और ये रेलवे में 1931 में आई थी, ये रेलवे में 1931 में आई थी। क्या आई थी? स्टाफ बेनिफिट फंड। इसकी राशि
कर्मचारियों के अंशदान की पहले जो राशि थी वो 500 रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 800 रुपए कर दिया गया है। इसको बढ़ा के 800 रुपए कर दिया गया है। तो 500 रुपए जो यहाँ ऑप्शन ए में है वो पुरानी राशि है, और ये जो ऑप्शन सी है इसमें नई राशि है। तो आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा 800 रुपए। 800 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा पेपर। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है और प्रश्न भी इसके लाजवाब है। 67 जोनल स्टाफ बेनिफिट फंड के अध्यक्ष कौन है? अब इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए हैं जोनल लेवल पर। तो जोनल लेवल पर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीसीपीओ साहब होते हैं। जो एसबीएफ होती है, स्टाफ बेनिफिट फंड होती है, ये रेलवे में 1931 में लाई गई थी। इसके जोनल लेवल पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो पीसीपीओ साहब होते हैं। प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, पीसीपीओ साहब। आपको पीसीपीओ साहब का नाम भी याद रहना चाहिए जिस डिवीजन में आप हो। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा पीसीपीओ होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 68 है, मंडल स्तर पर पेंशन अदालत के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? मंडल स्तर पर पेंशन अदालत के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ पेंशन अदालत एट डिवीजन लेवल? योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एडीआरएम। एडीआरएम साहब पेंशन अदालत के अध्यक्ष के रूप में डिवीजन लेवल पर कार्य करते हैं। एडीआरएम, एडीआरएम। ऑप्शन बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला अब आया है साथियों पेपर में। तो ये जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। सातवें वेतन आयोग में उच्चतम वेतन स्तर क्या है? द हाईएस्ट पे लेवल इन 7 पे कमीशन इज। तो सातवें वेतन आयोग में L1 से L18 तक है। ये L1 की जो बेसिक है ये 18,000 रुपए है, और L18 की जो बेसिक है वो 2,50,000 रुपए है, जो कि आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल के अधिकारी की होती है। और ये 18,000 रुपए ग्रुप डी की है। तो सबसे कम लेवल 1 है और सबसे मैक्सिमम लेवल 18 है। तो टोटल जो स्तर है वो 18 है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सातवें वेतन आयोग में। तो ये याद रखने वाली बात है। तो चलिए प्रश्न यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये जॉन मथाई थे, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं थे। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में दूसरी ट्रेन कब और कहां चलाई गई? तो भारत में दूसरी ट्रेन देखिए यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि 16 अप्रैल और 1853 को पहली रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चलाई गई थी, और दूसरी जो ट्रेन चलाई गई थी वो 15 अगस्त 1854 में चलाई गई थी, जो हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी। तो ये किसी भी में नहीं है। 16 अप्रैल 1853 बोरीबंदर से थाना तक, ये तो 1853 में चलाई थी 16 अप्रैल। तो ये पहली ट्रेन चलाई थी यहाँ। तो ये जो है 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाना तक, यानी 16 अप्रैल 1853 बोरीबंदर टू थाने, ये तो फर्स्ट रेल चलाई गई थी। यहाँ दूसरी पूछा है, दूसरी यहाँ दिया है 15 अगस्त 1855 को हावड़ा से हुगली। तो ये 1855 नहीं होगा, ये 54 होगा। ये 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली के मध्य चलाई गई थी दूसरी रेल, लेकिन ये ऑप्शन में यहाँ गलत लिखा हुआ है। तीसरा है 15 अगस्त 1855, 15 अगस्त हावड़ा से दिल्ली, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो दूसरी जो ट्रेन चलाई गई थी वो चलाई थी 15 अगस्त 1854 को हावड़ा से हुगली, लेकिन ऑप्शन में 55 दिया है, इसलिए यहाँ डी लेंगे। तो जो दूसरी रेल चलाई गई थी वो 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी हावड़ा से
हुबली, हावड़ा से हुबली, हावड़ा से हुबली चलाई गई थी। तो यहाँ यहाँ 1855 लिखा हुआ था, जबकि यहाँ 1854 होना चाहिए था, इसलिए अपन यहाँ ऑप्शन डी लेंगे, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन यहाँ डी लेंगे। प्रश्न नंबर 4 है हाई पास। हाई पास किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाई पास किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो क्रिश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 5 है दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के जीएम सेवा से संबंधित है। जीएम जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बिलोंग्स टू सर्विस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा IRSME, IRSME, इंडियन रेलवे सर्विस मैकेनिकल इंजीनियर, IRSME। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रेलवे में कितनी संगठित ग्रुप ए सेवाएं हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा। हाउ मेनी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस इन इंडियन रेलवेज? तो ये आपके 8 हैं, ग्रुप ए सर्विस हैं जो 8 है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्यालय, क्रिश का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर क्रिश का मुख्यालय कहाँ है? तो क्रिश का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, क्रिश का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ए, क्रिश का मुख्यालय नई दिल्ली में है, साथ में ए ऑप्शन। क्रिश का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है साथियों। रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों। रेलवे बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड में आपके 4 सदस्य होते हैं, रेलवे बोर्ड में 4 सदस्य होते हैं, 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में 4 मेंबर होते हैं। प्रश्न नंबर 26 है साथियों। प्रश्न नंबर 36 है रनिंग स्टाफ को पेंशन लाभ की गणना के लिए मूल वेतन का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? हाउ मच परसेंटेज एज ऑफ बेसिक पे इज एडेड फॉर रिकॉर्डिंग द पेंशन बेनिफिट टू रनिंग स्टाफ? इसमें आपका आंसर बनेगा 55% ऑफ बेसिक पे। 55%, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 55% ऑफ बेसिक पे, बेसिक पे 55% ऑफ बेसिक पे। तो ये आपका सी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है 7वें वेतन आयोग के अनुसार रेलवे चिकित्सा अधिकारी को देय एनपीए की दर क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। ये एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये 20% है साथियों, वेतन का 20%, 20% ऑफ बेसिक पे। तो यहाँ ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है प्रति बच्चा प्रति माह बाल शिक्षा भत्ता की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड पर मंथ? तो प्रति बच्चा प्रति माह बाल शिक्षा भत्ता की दर क्या है? यानी कि CEA, CEA। तो यहाँ जो चाइल्ड एजुकेशन लीव, चाइल्ड एजुकेशन लीव जो मिलता है वो मिलता है आपके शुरू के सबसे बड़े 2 बच्चे, सबसे बड़े 2 बच्चे, शुरू के सबसे बड़े 2 जीवित बच्चे जो पढ़ रहे हों उन पे मिलता है, शुरू के 2 बच्चों पे। एक बच्चे का ये साल का 27,000 है, एक बच्चे का साल का 27,000 है। तो पर मंथ के लिए आप 12 का भाग दे दीजिए,
12 का भाग आप जब इनमें दोगे तो ये आएगा आपका 12 दूना 24, 12 दूना 24 25 और 3 बचे, 12 दूना 24 और 12 पंजे 60 और 6 2250 रुपये, 2250 रुपये। तो ये एक महीने का आ जाएगा 2250 रुपये। तो यहाँ आंसर जो आपका होगा वो 2250 रुपये एक महीने का होगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यदि यही विकलांग के लिए पूछे तो विकलांग के लिए डबल हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा एक बच्चे का, 2 बच्चों का 1,08,000 हो जाएगा और इधर सामान्य बच्चे के 2 बच्चों का 54,000 हो जाएगा। तो यहाँ विकलांग के लिए डबल हो जाएगा, 54,000 हो जाएगा। इसमें आप 12 का भाग देते हैं तो ये पर मंथ आपका 4500 रुपये आ जाएगा। तो विकलांग के लिए ये 4500 रुपये पर मंथ हो जाएंगे। यानी सीधा सा फंडा याद रखने का है कि 2250 के डबल कर लीजिए, ये आपका जनरल बच्चे का आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों 29 है, 29 है। वीडियो में बने रहिए साथियों, असुविधा के लिए खेद है। वीडियो में बने रहिए साथियों, असुविधा के लिए खेद है। वीडियो में बने रहिए साथियों, असुविधा के लिए वीडियो में बने रहिए साथियों, असुविधा के लिए खेद है। वीडियो में बने रहिए साथियों, असुविधा के लिए खेद है। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, किस श्रेणी के कर्मचारी बाहरी निरोध भत्ते के लिए पात्र हैं? विच कैटेगरी किस श्रेणी के कर्मचारी बाहरी निरोध भत्ते के लिए पात्र हैं? किस श्रेणी के कर्मचारी बाहरी निरोध भत्ते के लिए पात्र हैं? विच कैटेगरी स्टाफ आर एलिजिबल फॉर आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस? ये रनिंग स्टाफ है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, क्या क्या पुनर्नियोजन पेंशन प्राप्त कर रहे अधिशेष कर्मचारियों को वेतन और भत्ते देय होंगे? Whether pay and allowances will be admissible to surplus staff undergoing redevelopment training? तो यहाँ पे बिल्कुल यस राइट, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर है, सीधी भर्ती में पाठ्यक्रम पूर्ण अप्रेंटिस के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? सीधी भर्ती में पाठ्यक्रम पूर्ण अप्रेंटिस के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन रिक्रूटमेंट? तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 20%। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। 32 है, निलंबन के दौरान प्रारंभ में निर्वावत्ता की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ सबस्टेंस अलाउंस एट बिगिनिंग ड्यूरिंग सस्पेंशन? तो वो है आपके 50%। बाद में इसको 25% और बढ़ाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है
केस पर या किस स्थिति है उसके अनुसार ये तय करता है। बाद में इसको 25% और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अपन जो आंसर लेंगे वो 50% लेंगे, ऑप्शन ए। ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर का वेतन स्तर क्या है? तो ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर का वेतन स्तर क्या है? तो ये लेवल 10 है, लेवल 10 है। जो ग्रुप ए जूनियर स्केल ऑफिसर का वेतन तो L10 है, तो ये आपके लेवल 10 हो जाएगा। सी, महिला रेलवे कर्मचारी को कितने दिनों का मातृत्व अवकाश देय है? तो ये आपके हाउ मेनी डेज मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू फीमेल एम्प्लॉय, तो इसके लिए आपको 180 दिन आप इसका राइट आंसर है। इसको आप 6 मंथ भी कह सकते हैं, और इसको वीक में पूछे तो 26 वीक आप इसमें ले सकते हैं मैटरनिटी लीव के लिए। तो यहाँ 180 दिन हो जाएगा, और 180 दिन लागू हुआ था 1/9/2008 से, रेलवे में ये लागू हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 106 में आ गए हैं। ए क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालय में उस क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालय तक हिंदी में मूल पत्र व्यवहार का लक्ष्य क्या है? तो मूल पत्र व्यवहार के लक्ष्य की हम बात करें तो ये 100% है, ये 100% है, जो आपके ऑप्शन सी में है। सरकार के कार्यालयों में रबड़ स्टाम्प किन भाषाओं में होना चाहिए? तो सरकारी कार्यालयों में जो रबर स्टाम्प है वो आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। मंडल राजभाषा कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये DRM साहब करते हैं, ऑप्शन सी। राजभाषा नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र ए के अंतर्गत आता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, ये ए में आता है। पश्चिमी बंगाल सी में आता है, ओडिशा सी में आता है, तो यहाँ ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राजभाषा नियमों के अनुसार भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, क, ख, ग, और अंग्रेजी के अनुसार ABC रीजन। चलिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 आ गया। भारतीय रेलवे में कितने संचालन डिवीजन हैं? देखिए इस प्रश्न पे कई बार ये आ चुका है। अब यहाँ प्रश्न पत्र हम बात करें तो ये 7/3/2022 का प्रश्न पत्र है। तो जो रेलवे अभी तक ऑथेंटिक डिवीजन मान रही है, संचालन जो डिवीजन मान रही है, वो सिर्फ अब तक 68 ही मान रही है। इसमें हम 70 या 71 या 73 इसमें अभी तक हम नहीं मान सकते हैं। अगर हमको इस प्रश्न का नंबर लेना है तो हमको 68 ही लेके चलना पड़ेगा। 68 डिवीजन, 18 जोन और 21 RRB और 17 RRC और 67,157 किलोमीटर पटरियों की लंबाई और 8,243 स्टेशन। तो यहाँ 68 हो जाएंगे, 68, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 10 है। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आयु में छूट क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ SC और ST को 5 साल की छूट है ऊपरी आयु सीमा में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। प्रत्येक डिवीजन के लिए स्काउट्स एंड गाइड्स के खिलाफ लेवल 1 पद पर भर्ती के लिए वार्षिक कोटा क्या है? तो ये 2 है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12 है। स्काउट्स एंड गाइड्स कोटे के तहत भर्ती किए गए व्यक्ति को स्थानांतरण के लिए मूल रेलवे में न्यूनतम वर्ष की सेवा करनी चाहिए, तो ये कम से कम 5 साल करनी चाहिए। द पर्सन रिक्रूटेड अगेंस्ट स्काउट एंड गाइड्स कोटा शुड सर्विस मिनिमम ईयर्स इन ए पेरेंट रेलवे फॉर ट्रांसफर,
तो ये 5 ईयर है साथियों, 5 ईयर। ये ऑप्शन ए आपके यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, ग्रुप डी लेवल 1 पद के उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? ग्रुप डी लेवल 1 के पद के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, हु इज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी फॉर कैंडिडेट्स इन ग्रुप डी लेवल फर्स्ट पोस्ट? तो इसके लिए आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा जूनियर स्केल अधिकारी, ऑप्शन ए। किस श्रेणी में सीधी भर्ती नहीं होती है? रट्टा मार लीजिए, ग्रुप बी में, रट्टा मार लीजिए, ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं होती। ए, बी, सी, डी, सीधी भर्ती ग्रुप बी में नहीं होती है। तो यहाँ ग्रुप बी आपका आंसर आ जाएगा और बी ऑप्शन है, ऑप्शन भी बी है और ग्रुप बी है, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमि अधिग्रहण मामले के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट देने का अधिकार किसे है? भूमि अधिग्रहण मामले के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में छूट देने का अधिकार किसे है? तो ये जीएम साहब को है, जीएम महोदय को है, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परसेंटेज एज इन स्टाफ नर्स कैटेगरी? तो ये 100% है साथियों। व्हाट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परसेंटेज एज इन स्टाफ नर्स कैटेगरी में, सीधी भर्ती कोटा में परसेंटेज एज इन स्टाफ, तो ये 100% है साथियों, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है, पुनरीक्षण प्राधिकारी को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय सीमा क्या है? व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर परफरिंग ए रिवीजन पिटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी? 87 का होगा 45 डेज, 45 डेज, ऑप्शन बी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर परफरिंग ए रिवीजन पिटिशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी, तो ये ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, किसी कर्मचारी के निलंबन की समीक्षा कितने दिनों के भीतर कर देनी चाहिए? तो ये 3 महीने के अंदर कर देनी चाहिए, 90 दिन, इसके लिए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिवाइड विथ इन डेज, तो ये 90 डेज यानी 3 मंथ्स आप इसको कर सकते हैं, 3 मंथ्स। प्रश्न नंबर 89 है, कौन सा प्राधिकारी पेंशन लाभ में कटौती की सजा लगा सकता है? विच ऑथोरिटी कैन इम्पोज कट इन पेंशनरी बेनिफिट? तो इसके लिए राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। वर्तमान में निश्चित चिकित्सा भत्ते की दर क्या है? तो आप ये सभी जानते होंगे, 1000 रुपए है। फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA, फिक्स मेडिकल अलाउंस FMA, फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 रुपए, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। RRB पैनल की वैधता बढ़ाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? वो इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू एक्सटेंड द करेंसी ऑफ RRB पैनल, तो RRB के लिए GM महोदय सक्षम प्राधिकारी हैं, ऑप्शन सी। भारत में PWD के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर PWD इन रिक्रूटमेंट द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इन रिक्रूटमेंट? तो उसके लिए आपका आंसर होगा 4%। पहले ये 3 था, अब इसको 4 कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। 93 है, एकल यात्रा पास की वैधता क्या है? व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ सिंगल जर्नी पास? तो इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी भी 5 महीने ही है, सभी पासों की वैधता 5 महीने होती है जो सुविधा पास है, वो चाहे एकल हो, सबकी 5 मंथ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ऑप्शन बी
94 है, मंडल स्तर पर वित्तीय सहमति से सेवा अभिलेखों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? हु इज द कंपोनेंट अथॉरिटी टू सेक्शन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रिकॉर्ड इन डिवीजन विथ फाइनेंस concurrence? Your right answer is option C, ADRM साहब, C 94 में C। 95 है, निम्न में से कौन सा सही है? विच वन इज करेक्ट अमोंग द बिलो? रेल सेवक आचरण नियम 1966, रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। इसमें ये सर्वेंट है, ये गलत है साथियों। रेल सेवक, ये भी आपके रेल सेवक भी गलत है, यानी ये होगा रेल सेवा आचरण नियम 1966, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1966। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसके पार्ट 3 में, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।